देश में पहले रामनवमी पर जगह जगह पर हिंसा की खबरें सामने आई और अब हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में उपद्रव, आगजनी और हिंसा ने माहौल बिगाड़ दिया है। उपद्रव की रात के बाद रविवार की सुबह इस पूरे इलाके में जहां तक नजर जा रही है वहां तक पुलिस बंदोबस्त है। साए साए सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियां, खाकी वर्दी में पुलिसकर्मी, हाथ में लाठी और सड़कों पर बैरिकेड। रास्तों पर पड़े ये ईंट पत्थर, जलती हुई गाड़ियां और फटे कपड़े, ये है नजारा जहांगीरपुरी का, जहां बीते दिन हनुमान जन्मोत्सव के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी। शनिवार को हुई हिंसा के बाद फिलहाल हालात अब काबू में है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। यहाँ भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद यहाँ पर स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण है और पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि इलाके को भारी पुलिस बल तैनात किया जाए और किसी तरीके की यहाँ पर दोबारा जो है बवाल की स्थिति पैदा ना हो। ये वही रोड है जहाँ पर ये पूरा हिंसा हुई और आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये एक मस्जिद है और मस्जिद के ठीक आगे जो है एक मंदिर भी है। जिस दौरान ये शोभा यात्रा निकली उसी दौरान यहाँ पर जो है पथराव हुआ। पथराव के बाद स्थिति इतनी बिगड़ गई कि यहाँ पर गाड़ियों में आगजनी भी हुई। फिलहाल इस पूरे बवाल के बाद 8 पुलिसकर्मी और एक सिविलियन जो है घायल है और पुलिस रात भर धरपकड़ जो है करती रही है और कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, हिरासत में लिया जाए। मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से इलाके के अंदर पुलिस बल तैनात किया गया है। ये देखिए, ये वो तस्वीर है। यहाँ पर जहाँ पर भी आपकी नज़र इस वक्त जाएगी वहाँ पर जो है पुलिस बल को तैनात किया गया है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इलाके में शांतिपूर्ण जो इलाका है वो बना रहे। लोगों को बाहर निकलने की फ़िलहाल इजाज़त ज़्यादा नहीं दी जा रही है और जहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड कर रखी है वहाँ पर सिविलियंस को जाना अलाउड भी नहीं है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जब तक स्थिति जो है नियंत्रण में ना आए तब तक जो है इस पूरे इलाके में जो है भारी पुलिस बल तैनात किया जाए और पुलिस बल के साथ साथ यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात की गई हैं और तमाम अन्य अधिकारी और तमाम अन्य बल जो है यहाँ पर तैनात किया गया। तो ये वो इलाका है, आप देखिए, ये यहाँ से जो है पूरी भीड़ जो है पथराव हुआ। पथराव के बाद जो है यहाँ पर स्थिति बिगड़ी और पूरी तरीके से जो है स्थिति जो है यहाँ पर बिगड़ने लगी। हिंसा में 8 पुलिसकर्मी और 1 नागरिक घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस हिंसा में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आईपीसी की तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक सब इंस्पेक्टर को दंगाइयों की गोली लगी है। वे अस्पताल में भर्ती हैं और उनके हालात में सुधार है। पुलिस के मुताबिक इलाके में तनाव है लेकिन हालात पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली के तमाम संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनात है और यहाँ हाई अलर्ट है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें, शांति बनाए रखें। पुलिस हर पहलू की जांच करेगी। जहांगीरपुरी में हिंसा को लेकर राजनीति भी अब तेज हो गई है। जहां एक ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि ऐसे इलाकों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या बड़ी संख्या में घुसपैठ कर रही हैं। लेकिन दिल्ली सरकार उन्हें बिजली कनेक्शन और पानी मुहैया करा रही है। दिल्ली सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण क्यों दे रही है? सवाल उठता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार जिस तरह से आए दिन दिल्ली के उन इलाकों में अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर जहांगीरपुरी हो या जमुना पार हो या दिल्ली के ऐसे इलाके जहां पर बहुत कंजेस्टेड आबादी है वहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बड़ी संख्या में घुसपैठ कर रहे हैं और दिल्ली सरकार उनको बिजली के कनेक्शन, पानी मुहैया करा रही है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की भी ये जवाबदारी है कि उन लोगों को, ऐसे सांप्रदायिक उपद्रवियों को वो संरक्षण क्यों दे रहे हैं। और ये जब ऐसी घटनाएं होती है तो ऐसे लोगों के संरक्षण के नाम किसका आता है? आम आदमी पार्टी का आता है। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए, उस दंगों का मास्टरमाइंड कौन था? वो आम आदमी पार्टी का नेता ताहिर हुसैन था, अहमदुल्ला खां थे। और इस तरह से ये जो घटनाएं हो रही हैं इसका भारतीय जनता पार्टी बहुत निंदा करती है और मैं सभी दिल्ली वासियों से, जहांगीरपुरी के निवासियों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं।
बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में कल शाम हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव और आगजनी की घटना हुई। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। भारी हंगामा हुआ और फिर पत्थरबाजी और हथियार भी चले। कल शाम को ये सब 5 से 5:30 बजे के बीच हुआ। शोभा यात्रा जहांगीरपुरी के कुशल सिनेमा के पास से गुजर रही थी। उसी समय शोभा यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। सड़कों पर काफी दूर से पत्थर फेंके जा रहे थे। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया और कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। वहीं कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया। जब गाड़ियां जलाई गईं, तब लोग सड़कों पर इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। शनिवार को हनुमान जयंती के दिन हुई हिंसा ने देश की राजधानी दिल्ली को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। जहांगीरपुरी इलाका पूरा छावनी में तब्दील हो चुका है। इस पूरे इलाके में जहां तक नजर जा रही है, वहां तक पुलिस बंदोबस्त है। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए और पुलिस जांच तेजी से कर रही है। स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम मामले की जांच में जुट गई है। अब तक दिल्ली में करीब पुलिस की 10 टीमें मिलकर काम कर रही हैं। इस मामले में अब तक पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिंसा के दौरान फायरिंग करने वाला असलम भी दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। साथ ही इसमें अंसार नाम का एक शख्स शामिल है, जिसे कथित रूप से इस दंगे के पीछे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। एफआईआर के मुताबिक शाम करीब 6 बजे जैसे ही शोभा यात्रा एक मस्जिद के पास पहुंची तो अंसार नाम का शख्स अपने 4-5 साथियों के साथ आया और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लग गया। बहस ज्यादा बढ़ने के कारण दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया, जिसके कारण शोभा यात्रा में भगदड़ मच गई। हालांकि अंसार की पत्नी का दावा है कि उसका पति बेकसूर है। अंसार की बीवी ने कहा कि पिछले 12 सालों से वे हिंदू परिवार के बगल रह रहे हैं। कभी भी किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। वो तो रोजा खुलने के बाद हमारा रोजा खुलने का टाइम हो गया और रोजा खुलने का टाइम था, वो खाना खाने बैठा, इतना में खबर आया कि मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि खाना छोड़ के वो भागा कि वहाँ पर मुझे बचाना पड़ेगा कि एक दूसरा मारा मारी ना हो जाए, कोई मर ना जाए, तो इसलिए वो ऐसा तुरंत भागा उसको बचाने के लिए। लेकिन उसी का ऊपर क्यों दोषी ठहरा जा रहा है? ये तो गलत कर रहा ना। वो तो बचाने गया, वो तो मारने नहीं गया ना। पुलिस कह रही है कि उनके ऊपर पहले से आपराधिक ना, ये सब गलत बात है। ये सब गलत बात है। वो कुछ भी नहीं है। आप चाहे, मैं यहाँ पर हिंदू बस्ती में रहता हूँ, मुझे यहाँ पर 12 साल हो गए रहते हैं। आप चाहे तो ये बस्ती से पूछ सकते हैं कि वो बंदा कैसा है। वहीं इस मामले में हो रही गिरफ्तारी के बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का कहना है कि जितने भी लोग इस हिंसा में पकड़े जा रहे हैं, ये सब लोग दिल्ली दंगों और शाहीन बाग में शामिल थे। मुख्य आरोपी अंसार भी सीएए एनआरसी के दौरान होने वाले प्रोटेस्ट में भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था। जहांगीरपुरी में ये जो कल दंगे हुए हैं, हनुमान जयंती के शोभा यात्रा पर जो हमला किया गया है, जिहादी हमला, और जो लोग पकड़े जा रहे हैं, पुलिस पर गोली चलाने वाला मुख्य अपराधी अंसार, जिसको पुलिस ने पकड़ा है, हथियार भी बरामद किया है, या बाकी सभी लोग जो पकड़े गए हैं, इन सब लोगों का दिल्ली के दंगों से, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से भी कनेक्शन रहा है। यही अंसार है जो जहांगीरपुरी से औरतों को लेकर जाता था सीलमपुर, जाफराबाद और शाहीन बाग तक। ताहिर हुसैन से, खालिद सैफी से, उमर खालिद से, सबसे इनके कनेक्शन है। और मुझे लगता है कि जब जहांगीरपुरी के आतंकी हमले की जांच हो रही है, तब अंसार के और बाकी अपराधियों के दिल्ली दंगों के क्या कनेक्शन थे, उसकी जांच भी जरूर की जानी चाहिए। बता दें, दिल्ली जहांगीरपुरी मामले में पुलिस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें जाहिद, अंसार, शहजाद, मुख्तियार, मोहम्मद अली, आमिर, अक्षर, नूर आलम, मोहम्मद असलम, जाकिर, अकरम, इम्तियाज, मोहम्मद अली, अहिद शामिल है।
बहरहाल दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया है कि जहांगीरपुरी इलाके में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। इलाके में पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। लोगों को आश्वस्त करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में वर्चस्व, पैदल गश्त और गहरी तैनाती सुनिश्चित कर दी गई। साथ ही दिल्ली के कई इलाके हाई अलर्ट पर हैं, लेकिन जहांगीरपुरी इलाके में माहौल पूरा टेंशन से भरा हुआ है। देश पर एक बार फिर से कोरोना का डर मंडरा रहा है। स्कूल खुलते ही इस बार कोरोना बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। कोरोना अपना असर दिल्ली एनसीआर पर तेजी से दिखा रहा है। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को 461 नए मामले दर्ज किए गए हैं राजधानी में। पिछले 48 दिनों में ये सबसे ज्यादा मामले हैं। इससे पहले फरवरी में 484 मामले दर्ज किए गए थे। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 5.33% पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2 मरीजों की मौत दिल्ली में हुई। 15 मार्च के बाद ये पहली बार है जब दिल्ली में एक से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अगर राजधानी में ऐसे ही मामले बढ़ते रहे तो सरकार जरूर कोई सख्त फैसला ले सकती है। दिल्ली में अगले कुछ दिनों में अगर पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा रहता है तो सरकार पाबंदियां लगा सकती है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शहर में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा करने के लिए बुधवार को बैठक करने वाला है। इसमें कोरोना की रोकथाम को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। और यहीं अगर हम देश के आंकड़ों की बात करें तो देश में कोरोना ने एक बार फिर पैर पसारना शुरू किया है। ऐसे में चौथी लहर का डर मंडरा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के हिसाब से देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1150 नए मामले सामने आए, जिसमें 98.76% लोग ठीक हुए हैं। इसी वजह से सरकार लगातार लोगों से सावधानी बरतने की बात कह रही है और ढील बिल्कुल ना दे इस बात को दोहरा रही है। कोरोना वायरस की वजह से लाखों लोगों की जिंदगियां चली गईं। पहली लहर से लेकर दूसरी और तीसरी लहर में कोरोना ने देश के करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,21,000 से ज्यादा है। लेकिन विपक्ष सरकार पर हमेशा कोरोना को लेकर निशाना साधती रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन आंकड़ों को फर्जी बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर वार किया है। उन्होंने कहा 5 लाख नहीं 40 लाख भारतीयों की मौत हुई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, मोदी जी न सच बोलते हैं न बोलने देते हैं। वो तो अब भी झूठ बोलते हैं कि ऑक्सीजन शॉर्टेज से कोई नहीं मरा। उन्होंने आगे लिखा, मैंने पहले भी कहा था कोविड में सरकार की लापरवाहियों से 5 लाख नहीं 40 लाख भारतीयों की मौत हुई। राहुल गांधी ने यही नहीं बल्कि ये भी कहा कि मोदी जी अपना फर्ज निभाते हुए हर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दें। कोरोना वायरस से निपटने को लेकर सरकार की तैयारियों पर विपक्ष हमेशा सरकार पर हमलावर रही है। दूसरी लहर के दौरान कोरोना से हुई मौतें, ऑक्सीजन की कमी को लेकर सरकार पर कई सवाल विपक्ष ने खड़े किए। लेकिन अब एक बार फिर से ये सवाल खड़ा होता है कि एक बार फिर से जब लोगों की जिंदगियां ट्रैक पर आने लगी थी, बेरोजगार शुरू होने लगा था, बच्चे स्कूल जाने लगे थे, ऐसे में कोरोना की अगर नई लहर आती है तो इससे लोगों की परेशानियां और बढ़ जाएंगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.